बच्चों, हम लोग कल संभव संसाधन तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन का तात्पर्य सभी सजीव संसाधन शामिल होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु इत्यादि। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें प्राण होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो चलते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं कि नहीं चल पाते, जैसे वन वन नहीं चल पाते लेकिन प्राण होते हैं। ये क्या है? ये सांस भी लेते हैं। ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन का तात्पर्य सभी निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं। अजैव संसाधन का तात्पर्य सभी निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, यानी नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। तो इसका साफ जाए कि नवीकरणीय संसाधन का तात्पर्य उन संसाधनों से जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों के रूप में होते हैं। पुनः पूर्ति से एक बार समाप्त हो गया तो वह पुनः पूर्ति हो जाएंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाएंगे लेकिन पुनः पूर्ति हो जाते हैं, हवा समाप्त हो जाते हैं फिर भी पुनः पूर्ति हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। बच्चों तो आगे है और नवीकरणीय संसाधन। आगे क्या है? और नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? और नवीकरणीय संसाधन का तात्पर्य उन संसाधनों से है जिनकी पुनः पूर्ति नहीं होता है। जैसे लोहा एक बार खत्म हो गया, उसे पुनः पूर्ति होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, ये सारी चीज एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिसे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानिक संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन क्या है? सर्वत्र उपलब्ध संसाधन क्या होता है तो जानेंगे। सर्वत्र सर्वव्यापक संसाधन या सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वे संसाधन है जो सभी जगह पाए जाते हैं। सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, सभी जगह पाया जाता है। जैसे वायु है, हवा है, सभी जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं है कहीं नहीं है, सभी जगह पाए जाते। मिट्टी सभी जगह पाए जाते। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सर्वव्यापक संसाधन या सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। स्थानीय संसाधन। स्थानीय संसाधन वे संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं। जो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक। अभ्रक कहाँ पाया गया? किसी निश्चित स्थान पर। जादूगोरा में पाया जाने वाला यूरेनियम, ये कहाँ पाया गया? कहीं निश्चित स्थान पर ही पाया गया। छोटा नागपुर में पाए जाने वाला कोयला, ये क्या है? सभी जगह नहीं पाए जाते हैं बल्कि निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जब कोई प्राकृतिक संसाधन किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो उसे निजी संपत्ति कहलाता है। स्वामित्व क्या होता है? किसी भी बिजली का मालिक जो होता है वह स्वामित्व होता है। जैसे भूमि में है कि हमारे दादाजी के नाम से है, तो दादाजी क्या है? हमारे भूमि का मालिक है। तालाब किन्हीं व्यक्ति के नाम से है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? तालाब का मालिक कहलाएगा। तो वो हो जाएगा स्वामित्व। किसी देश या राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाला सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। किसी देश या राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाला संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। मतलब समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। 200 किलोमीटर
समुद्र तट से। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण उपयोग, प्राकृतिक संसाधन के वितरण एवं उपयोग, सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है, जैसे भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि। यह वितरण काफी असमान है, जिसका प्रमुख कारण है स्थल रूप में भिन्नता पाए जाना। जैसे कहीं पहाड़ है, तो कहीं पठार है, तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। स्थल रूपों की इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों को वन का वितरण अधिक मिलता है। पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में वन सबसे अधिक मिलेगा, क्योंकि वहाँ बारिश सबसे अधिक होती है, जिस कारण वहाँ नमी बनी रहती है और पेड़ पौधा भी अधिक मिलते हैं। तो प्राकृतिक रूप में पठारी क्षेत्रों में अधिक पदार्थों का अधिकता भी मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के ढेर मिलते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि, पठारी क्षेत्रों में नदियों एवं छोटी छोटी तालाबों के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है, जल की उपलब्धता बनी रहती है। अक्षांशीय विस्तार एवं समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधन का वितरण इस पृथ्वी पर असमान है, असमान पाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? जो आप लोग पिछले जो क्लास में अक्षांश और देशांतर पढ़े होंगे। उदाहरण के लिए, विश्व तिरछे क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश अधिक, क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक, तो प्रकाश साल भर अधिक होती है, जबकि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर उनकी उपलब्धता क्रमशः घटती जाती है। तो क्रमशः क्या होते हैं बच्चों? घटती जाती है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं बच्चों। विश्व में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें ऐसे क्षेत्र की प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न तथा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन संसाधनों के मामले में अभाव है। कहीं पर देखेंगे अब खनिज पदार्थ, तेल के भंडार सबसे अधिक है, तो कहीं उनका बहुत अभाव है। अफ्रीका महादेश से कई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी धनी है। अफ्रीका महादेश, तो अफ्रीका महादेश बच्चे जानते हो महादेश कितने हैं? कुल 7 महादेश, परंतु इससे विपरीत इनके पास इन संसाधनों की उपलब्ध तकनीकी उपलब्ध नहीं। देखिए बच्चे, वहाँ क्या अफ्रीका महादेश में कई देश प्राकृतिक संसाधन के मामले में बहुत धनी है, परंतु उनके पास कोई संसाधन के उपयोग की तकनीकी नहीं है। ठीक है, जिन महादेशों अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की तकनीकी उपलब्ध है, वे इन संसाधनों के उपलब्ध भरपूर कर रहे हैं। जिन महादेशों अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि की तकनीक उपलब्ध है, वे इन संसाधनों के उपयोग भरपूर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं उनकी आवश्यकता का होना जरूरी है। बच्चों पहले ही बताए थे कि संसाधन के बिना मनुष्य का जीवन ही कठिन है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी किया है। तो क्या किया? अत्यधिक दोहन मतलब अधिक उपयोग भी किया है। इसका उपयोग अविवेक पूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया है। ठीक है बच्चों, मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज है। अगर भविष्य में अगर संसाधन नहीं रहेगा तो मानव जीवन बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए जरूरी है, इसके लिए क्या बच्चों जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपलब्ध सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करेंगे और सुरक्षित भी करेंगे। अगर संसाधन की सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल अगर खत्म कर देते हैं तो क्या होगा? भविष्य में गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। उसके लिए क्या होगा?
कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा, दूसरा व्यवस्था भी करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी को चलाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज ये अध्याय 1 संसाधन समाप्त हो गए हैं, और इसको काफी अच्छी ढंग से पढ़ाई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक, ऑल द बेस्ट।